अब होम्योपैथी के लिहाज से आप एक जाना-माना नाम है, लंबा अनुभव आपको इस फ़ील्ड में है। तो होम्योपैथी में खाँसी-ज़ुकाम का इलाज किस तरह से हो सकता है? और क्या कोई कफ़ सिरप्स अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी, पहले तो मैं बताऊँगा कि देखिए, जो हमारे पास पेशेंट खाँसी को लेकर के आते हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, तो हम बेसिकली लक्षणों को समझते हैं, इन्वेस्टिगेट चेकअप करते हैं, उसको चेस्ट को देखते हैं, उसका गला देखते हैं और उसके साथ-साथ जो पिक्यूलियर सिम्पटम आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, जी। उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको हम दवा देते हैं पेशेंट को। और वो ओरल पिल्स भी होती हैं, लिक्विड भी हो सकता है, हालाँकि कफ सिरप्स भी अवेलेबल हैं हमारे होम्योपैथी में। और वो जो कफ सिरप्स हैं वो एक्चुअली अंडर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है हमारा, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है 1945-1940 का, उसके अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मद्देनज़र रखते हुए फार्माकोपिया अप्रूव्ड मेडिसिन्स होती हैं, और वो मेडिसिन्स अप्रूव्ड मेडिसिन्स को ही सिरप्स में डाला जाता है, लिया जाता है। और वो सिरप्स बच्चों को या बड़ों को देने की बिल्कुल बात होती है, दे सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को खांसी है, खांसी के साथ क्या जुड़े लक्षण हैं, साथ में गले में दर्द है, बलगम आ रहा है, क्या कलर है बलगम का, किस समय खांसी बढ़ती है, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं। और क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं, खांसी किस चीज़ से बढ़ती है। जैसे कई बताते हैं कि बच्चा जो है एसी में रहने से खांसी बढ़ती है, बाहर मौसम बदलता है तो एसी टू नॉन एसी जाते हैं तो गर्मी की वजह से भी बढ़ती है, या गर्मी से अंदर एसी में आते हैं तो ये खांसी बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए टोटलिस्टिक अप्रोच के द्वारा हम होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करते हैं, और वो क्यूरेटिव भी होती हैं। जी। अगर आपने होम्योपैथी मेडिसिन्स की बात की, अगर एलोपैथिक सिरप्स की भी बात करूं मैं, तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगर बच्चों को दिया जाए? 6 साल से 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी दिया जाए, तो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो? देखिए, जितने भी हमारे कफ सिरप्स हैं, हुँ। एलोपैथी की बात हम कर रहे हैं पहले, तो उसके अंदर जो भी एक बेसिकली एक स्वीटनर होता है, जो ग्लिसरीन बेसिकली एक स्वीटनर या एडिटिव होता है, प्रिजर्वेटिव भी होता है, तो उसके कुछ केमिकल्स या वो बन जाते हैं जिसको कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़, टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जो कि अभी जो बहुत कॉमनली देखने को मिला है वो DEG यानी डाईइथाइल ग्लूकोल के नाम से, या इथाइलिन ग्लूकोल के नाम से जाना जा रहा है। तो वो बेसिकली एक एंटी फ्रीज कंपाउंड है और पेंट्स के अंदर भी यूज़ होता है। वो ऑटोमेटिकली ये टॉक्सिन क्रिएट हो जाता है, या तो एक्सपायर्ड दवाई है या काफ़ी समय से नहीं उसको यूज़ किया गया है, या किसी भी कारण से वो अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसके अंदर, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट डालता है। और साइड इफ़ेक्ट देखिए, जो अभी जो हम देख रहे हैं आज की डेट में जो ट्रेजेडीज़ हुई हैं मध्य प्रदेश या राजस्थान के अंदर, भरतपुर के अंदर, तो सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी MP के अंदर, वहाँ ये काफ़ी ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई हैं। तो वहाँ जो लक्षण देखने को मिले हैं वो देखने को मिले हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, किडनी फेल हुई है, या कहीं ना कहीं किडनी पर असर आया है, पेट में दर्द का होना, उल्टी होना और सांस का फूलना, ये सब चीज़ें देखी गई हैं, साथ में फीवर का भी आना देखा गया। तो ये साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं जो कि एक्नॉलेज किए हैं और हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स ने, और हमारे जो DGHS है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, सिडिस्को, ये 2-3 संस्थाएं हैं जो जुड़ करके काम कर रही हैं, और वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या ये कफ सिरप इंडिविजुअल है, या इसके अंदर जो टॉक्सिन क्रिएट हो गया है बाय एनी मीन्स, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो ये आने वाले टाइम में क्लैरिटी मिलेगी, हालांकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली है कि भाई क्या कारण बन रहा है इसका।